किसी भी देश में जो शासन प्रक्रिया है वो किसी भी तरीके से डगमग ना हो जाए, यानी बिगड़ ना जाए, सही प्रकार से चले, इस पर ये ध्यान। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन पाल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका सुपर आर्टेक्स में। हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आज मैं लाया हूं आप लोगों के लिए दो इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक है वर्ल्ड बैंक और एक दूसरा है IMF। चर्चा करेंगे इन दोनों टॉपिक पर। और चूंकि ये टॉपिक कहाँ से हैं, चैप्टर नंबर 5 से हैं, आपके 12th क्लास के चैप्टर नंबर 5 से हैं। ठीक है, नाम क्या है, टाइटल क्या है चैप्टर नंबर 5 का, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। और उसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं UNO के बारे में, ठीक है, UNO की एजेंसियों के बारे में। और अब हम जानेंगे वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं बैंकिंग के क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि बैंकिंग क्या होती है, यानी कि बैंक क्या करते हैं। तो जवाब तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि हमारे जो बैंक हैं वो कैसे चलते हैं। हमारे बैंक ऐसे चलते हैं कि हम बैंकों में कुछ पैसा देते हैं, डालते हैं, अपनी सेविंग्स वगैरह रखते हैं, उस पैसे का वो पर्टिकुलर इस्तेमाल करते हैं। एक तो वो तरीका हो गया। दूसरा ये कि हम बैंकों से पैसा लेते हैं, यानी कि हम बैंकों से लोन वगैरह लेते हैं, जिस पर बैंक क्या करता है, कुछ इंटरेस्ट लगाता है, और उस इंटरेस्ट पर उसकी होती है अर्निंग, यानी कि कमाई। और इस हिसाब से हमारे जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं वो काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी बैंक हैं, बैंकिंग सिस्टम काम करता है, जिसे हम लोग ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम के नाम से जानते हैं। और ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम जो है किस तरीके से काम करता है वो हम IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विश्व बैंक बोलते हैं। इसके अंदर 189 सदस्य देश हैं, यानी कि 189 सदस्य देश शामिल हैं इसके अंदर। ठीक है, अब सवाल ये है कि वर्ल्ड बैंक जो है इसको हम विश्व बैंक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है कि इसके अंदर 5 अलग तरीके से बैंकिंग की चीज़ें शामिल हैं। ठीक है, जिनमें पहला है जो मुख्य है, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, IBRD के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, IBRD के नाम से। अब ये IBRD की फुल फॉर्म क्या होती है सर जी, तो ये IBRD की फुल फॉर्म होती है, I से होता है इंटरनेशनल, B से होता है बैंक, और बीच में ऑफ साइलेंट रहेगा, और R से होगा रिकंस्ट्रक्शन, D से होगा डेवलपमेंट। अब इसको अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो किस तरीके से बताऊंगा, इसको मैं बोलूंगा कि इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आई रिपीट, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से बनती है IBRD। और इसके साथ साथ 4 और जो है अन्य बैंक हैं जो इसके साथ वर्क करते हैं, जैसे कि एक होता है IFC हो गया, ठीक, और भी है MIGA, मिगा बोलते हैं जिसे। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग जो है आगे जो है बड़ी क्लासों में सीखेंगे, BA वगैरह में। फिलहाल अभी 12th के लेवल पे आप लोगों को इतना ही समझ लो, वही काफ़ी है। ठीक है, मैं ही बना दूंगा वीडियो, उनको आप देखना। जब आप आगे BA वगैरह में जाओगे तब तक मेरे चैनल और ग्रो करेगा, उस पर मैं वीडियो डालूंगा, तब आप मुझे ही फॉलो करके चीज़ों को सीखना। फिलहाल अभी हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है कि वर्ल्ड बैंक और IMF क्या है, और इसकी स्थापना वगैरह हम जानेंगे, मुख्यालय कहाँ पड़ते हैं ये जानेंगे, सदस्य देश कहाँ है ये जानेंगे, और इनकी स्थापना करने के पीछे उद्देश्य क्या है हम लोग ये जानेंगे। ठीक है, और हमें इतना क्यों सीखना है, क्योंकि ये जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है इनके बारे में। ठीक है, बड़े नंबर में भी आते हैं इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन, और 1 मार्क्स में भी इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। तो हम दोनों ही पर्पज से बात करते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि फुल फॉर्म वगैरह हो गए। तो मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया, वर्ल्ड बैंक तो नॉर्मल ही है, इसका फुल फॉर्म की कोई खास जरूरत नहीं है। हाँ, IBRD की बात करी जा सकती है, जिसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बता दी कि इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ओके, यानी कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए जो बैंक है उसी की ये बात की जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब अगला सवाल ये है कि इसकी स्थापना कब की गई। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई है 1944 में। कब,
1944 में। और आपको साथ के साथ मैंने यहाँ पर IMF भी रखा है इसीलिए बताने के लिए कि इसकी भी स्थापना कब की गई, 1944 में की गई, 1944 में की गई। दोनों ही बैंकों की जो है स्थापना एक साथ हुई थी। कहाँ पर हुई थी मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो अमेरिका के अंदर एक जगह है जिसका नाम है हैम्पशायर। आई रिपीट, हैम्पशायर। मैं लिख के दिखा देता हूँ कहीं पर, ये लिखता हूँ देखो, हैम्पशायर। ठीक है, ये हैम्पशायर जगह है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेटन वुड के एक सम्मेलन हुआ था। मैं दोबारा बोलूं, ब्रेटन वुड का सम्मेलन हुआ था। अब इस ब्रेटन वुड, ब्रिटेन, ध्यान देना ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटेन है। ठीक है, तो ब्रेटन वुड का एक सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में 1944 के दौरान इन दोनों ही संस्थाओं की स्थापना की गई अनौपचारिक तौर पर। कैसे? अनौपचारिक, यानी कि इनफॉर्मल वे में। और अगर मैं बात करूं इनकी औपचारिक रूप में, तो इन दोनों ही संस्थाओं को औपचारिक रूप में स्वीकार कब किया गया, 1945 में, 1945 में, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ओके, तो यहां तक आप चीजों को सीख गए कि इन दोनों ही बैंक की स्थापना कब की गई, 1945 में। ठीक है, अब मैं हमेशा आप लोगों को 2 डेट बताया करता हूं। ठीक है, आप लोगों अगर पिछली वीडियो देखोगे तो उसमें भी मैं ऐसा इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको एक बात तो पता होगी कि कोई भी चीज अचानक से नहीं प्रकट हो जाती है। ठीक है, किसी भी चीज के बनने का या होने का के पीछे एक कारण छुपा हुआ होता है और उसी कारण को मैं लेकर के चलता हूं। और इसलिए मैंने बताया कि 1944 में अमेरिका के हैम्पशायर नामक जगह में क्या हुआ था, एक ब्रेटन वुड की का सम्मेलन हुआ और उसी सम्मेलन में ये वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्था का निर्माण करने का विचार लोगों के सामने नजर आया। ओके, तो 1945 में आया, बट ये अनौपचारिक रूप में स्थापना की गई और औपचारिक रूप में 1945 में दोनों ही संस्था की स्थापना मानी जाएगी। यानी कि जब लीगल तरीके से एक चार्टर बनाया जाएगा उस पर बहुत सारे देश अपना हस्ताक्षर करके सहमति जता देंगे। ओके, तो ये था लीगल जो है इनकी स्टैब्लिश डेट। ओके, अच्छा, अब वर्ल्ड बैंक और IMF मैंने दोनों ही एक साथ क्यों रखा है मैं आपको बता देता हूं। देखो दोनों ही क्या करते हैं कि जो है बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर। अच्छा, लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है, उस अंतर को समझाऊंगा। चूंकि स्थापना दोनों के साथ साथ हुई है, चैप्टर में आपके दोनों टॉपिक हैं तो मैं इनको एक साथ ही लिया है और बहुत छोटे टॉपिक हैं इसलिए मैं 2 चीज़ों को एक साथ कवर करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो अभी हम वर्ल्ड बैंक स्पेशल देखेंगे, फिर हम IMF पे आएंगे। ठीक है, तो और बाद में मैं कंक्लूजन में बता दूंगा कि दोनों में क्या अंतर है। फिलहाल बात हम वर्ल्ड बैंक की कर रहे थे, हमने स्थापना देख लिया, हमने वर्ल्ड बैंक का एक दूसरा नाम जिसको हम IBRD बोलते हैं उसको देख लिया। अब हम बात करेंगे इसके मुख्यालय की। तो मुख्यालय कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। कहाँ पर, वाशिंगटन DC में। अब ये वाशिंगटन DC कहाँ पड़ता है, तो ये वाशिंगटन DC पड़ता है हमारे अमेरिका में। कहाँ पर पड़ता है, अमेरिका में, जिसको हम US बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट यानी US। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। ठीक है, दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। ओके, कहाँ पड़ता है ये, US में पड़ता है। चलो जी, अब हम वापिस इधर आते हैं विश्व बैंक में और जानते हैं कि विश्व बैंक को बनाने का क्या उद्देश्य रहा। ठीक है, तो विश्व बैंक का बनाने का क्या उद्देश्य रहा, मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों को ऋण देना। क्या, किस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया, मध्यम विकास वाले देशों और ऋणग्रस्त गरीब देशों को ऋण देना। ठीक है, ये इसका पहला उद्देश्य रहा। और दूसरा क्या है ये देखते हैं कि गैर उधार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देना। किसको, सतत विकास को बढ़ावा देना। अच्छा जी, अब ये लाइन क्या है सर, ये समझ में नहीं आया, तो इसको कैसे हम समझेंगे। यहाँ पर बात ना समझने वाली ये है कि जो है सतत विकास क्या होता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपको थोड़ा परेशान कर सकती है कुछ बच्चों को
ठीक है। बाकी ऋणग्रस्त तो आपको पता ही है, वो लोग वो देश जो पहले से ही कर्जे में घिरे हुए हैं उनको हम ऋणग्रस्त बोलेंगे, गरीब देश बोलेंगे, और उनकी सहायता करने के लिए बात की जा रही है। पहले लाइन को हम पढ़ के देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखो लाइन के अनुसार क्या कहना चाह रहा है ये, कि मध्यम विकास यानी कि ऐसा विकास जो ना बहुत तेज गति से हो ना बहुत धीमी गति से हो, बिल्कुल मॉडरेट लेवल पर चल रहा हो, ऐसे देशों का, और कैसा, जो कि ऋणग्रस्त गरीब देश हैं। कैसे ऋणग्रस्त गरीब देश हैं। अब ये ऐसे देश हो सकते हैं जिन्होंने पहले से ऑलरेडी अपने ऊपर कर्जा कर रखा है और अब वो देश उन कर्जों को चुका ना पा रहे हों। ठीक है, तो ऐसे देशों की क्या करता है, वर्ल्ड बैंक सहायता देता है। किस तरीके से सहायता देता है, अब ये जानो। इसका जो सहायता देने का तरीका है कि ये क्या करता है, ऐसे देशों को ये वित्तीय सहायता देता है, इसके साथ साथ तकनीकी भी सहायता देता है। यानी कि ये पैसा भी देगा और आपको काम करने के तरीके भी बताएगा। ठीक है, पैसा भी देगा और काम करने के तरीके भी बताएगा। और इसके साथ साथ ये क्या क्या चीज़ें करता है, तो ये क्या क्या करता है, ये मानवीय विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान रखता है। जैसे कि क्या, कि कृषि क्षेत्र हो गया, उसमें सुधार करता है। पर्यावरण की देखरेख में के लिए ये काम करता है। जनसंख्या नियंत्रण पर ये ध्यान देता है। साथ के साथ शहरी विकास की बात भी करता है, यानी कि ढांचागत सुधार की भी बात करता है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और क्या करता है, ये सुशासन पर भी ध्यान देता है, यानी कि किसी भी देश में जो शासन प्रक्रिया है वो किसी भी तरीके से डगमग ना हो जाए, यानी बिगड़ ना जाए, सही प्रकार से चले, इस पर ये ध्यान देता है और उसी के अकॉर्डिंग ये कार्य करता है। यानी कि जब ये उन देशों को पैसा देगा जो इनसे सहायता मांगेंगे, तो उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखेगा कि वो देश उन पैसों को किस तरीके से मानवीय विकास के कार्यों में लगा रहा है। चूंकि हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में है, और साथ के साथ हम बात कर रहे हैं यूएन की, और यूएन के साथ साथ जो भी संस्थाएं काम कर रही हैं, यूएन के तरह काम कर रही हैं, वो संस्थाएं अक्सर जो है ज़्यादातर उनका फोकस कहाँ पर रहता है, ज़्यादातर उनका फोकस रहता है विश्व के शांति पर, कि विश्व की शांति को कैसे बनाया जा सके और सामाजिक न्याय की वृद्धि किस प्रकार से की जा सके, उनका ध्यान इस पर ज़्यादा रहता है, और इसी तर्ज पर वर्ल्ड बैंक भी काम करता है। ओके, आई थिंक अब आपको इतना समझ में आ गया। अगर मैं इसको समरी करूं तो क्या करता है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि गरीब देश, ठीक है, कैसे देश, गरीब देश और मध्यम विकास वाले देश, यानी कि विकासशील देश, गरीब देश यानी कि जो कर्जे में डूबे हुए देश हो सकते हैं, ऐसे देशों को भी क्या करता है, ये ऋण देता है। और साथ के साथ यहाँ पर एक बात बोली गई थी कि गैर उधार सेवाओं के माध्यम से सतत विकास को बढ़ावा देता है, यानी कि पैसा उन देशों को भी देता है जो वापस उसको चुका पाने में सक्षम ना हो। यानी कि अगर कोई गरीब देश इनसे पैसा ले वर्ल्ड बैंक से और वो बाद में ना चुका पाए, तो भी उसका कर्जा माफ कर दिया जाता है, उससे कुछ नहीं बोला जाता है, और उसके सतत विकास पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उस पर फोकस बनाए रखा जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सभी तरीके के मानवीय पहलू पर बहुत ज़्यादा फोकस रखता है। ओके, तो ये थी बात वर्ल्ड बैंक की। हमने वर्ल्ड बैंक के बारे में इतना जाना। अब बात करते हैं आईएमएफ की। फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ओके, आईएमएफ के कितने सदस्य देश हैं, तो इसके 186 सदस्य देश हैं। स्टूडेंट्स 2009 में एक नया देश कोसोवो गणराज्य शामिल हुआ, जो कि इसका 186वां सदस्य देश था। ओके, तो अब आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई, 186 2009 के बाद। ओके, इसकी स्थापना मैंने आपको पहले ही बता दिया 1944 में की गई थी अनौपचारिक तौर पर, और औपचारिक तौर पर 1945 में किया गया। आई थिंक 29 दिसंबर इसकी डेट है, मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। ओके,
बात करें इसके मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका है वाशिंगटन डीसी में, जो कि पड़ता है अमेरिका में। ओके जी। अब यहाँ पर एक चीज मैंने स्पेशल लिखी हुई है, मुद्रा। मुद्रा क्या है इसकी? तो आईएमएफ एक स्पेशल मुद्रा चलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल, मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ड्रॉइंग राइट्स। क्या? विशिष्ट ड्राइंग अधिकार बोलेंगे इसको हिंदी में। क्या बोलेंगे? विशिष्ट ड्राइंग अधिकार। इंग्लिश में बोलेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये इनकी मुद्रा का नाम है स्पेशल मुद्रा। अब ये स्पेशल मुद्रा क्या है कि ये 3-4 देशों की मुद्राओं को मिला करके बनता है। जैसे इसमें कौन कौन सी मुद्रा शामिल है? सबसे पहले नंबर 1 पे आएगा डॉलर, दूसरे नंबर पर आएगा हमारा येन आएगा, तीसरे नंबर पे हमारा आएगा इसमें पाउंड, और चौथे नंबर पे हमारा इस पर आएगा क्या बोलते हैं, यूरो। ठीक है, जो कि यूरोपीय संघ की मुद्रा होती है। तो ये 3-4 मुद्राएं मिला करके स्पेशल ड्राइंग राइट्स बन जाती हैं, और ये एक आईएमएफ की स्पेशल मुद्रा यानी कि करेंसी बन जाती है, और इस करेंसी के साथ आईएमएफ लेन देन करता है देशों के साथ। अच्छा, बात करें आईएमएफ के उद्देश्य की, तो इसका भी उद्देश्य बिल्कुल विश्व बैंक की तरह ही था। ठीक है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या? विश्व बैंक जो है मानवीय पहलुओं पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है, मानवीय पहलू पर ये भी बहुत ज़्यादा फोकस रखता है, मगर ये जो पैसा प्रोवाइड कराता है, ये जो वित्तीय सहायता करता है, आर्थिक सहायता करता है, उस पर ये बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता है, और ये विशेष तरीके से जो है ऑब्जर्व करता है कि देश जो है उस पैसों को कहाँ और किस तरीके से लगा रहे हैं। ठीक है, तो आईएमएफ क्या काम करता है? आईएमएफ मांगे जाने पर, कैसे? मांगे जाने पर वित्तीय सहायता प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ हमने ये जाना कि जो है वर्ल्ड बैंक नीति निर्धारक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देता है, नीति निर्धारक चीज़ों पर ये भी ध्यान देता है, मगर ये क्या करता है कि मानवीय पहलुओं पर थोड़ा कम फोकस रखता है, और बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा आगे है। कुल मिलाकर के आपको यही समझाऊं कि ये तो वो एक ऐसा बैंक है जो थोड़ा सा सरकारी बैंक की तरह काम करता है, और ये थोड़ा प्राइवेट टाइप का बैंक है, यानी कि बड़ा सख्त टाइप का बैंक है। बस इतना हल्का मोटा मोटी आप समझो, बाकी क्या डिफरेंट है वो अभी आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर उद्देश्य की बात करी जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप कैसे लिखोगे? आप बताओगे कि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। ये क्या करता है? देशों की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है, यानी कि इकोनॉमिकल बैलेंस कैसा है देशों का, इस चीज को जानता है, परखता है। अच्छा जी, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये काम करता है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ये ज़्यादा फोकस रखता है। अच्छा जी, और क्या है? और है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बिजनेस चल रहे हैं उसको बहुत ही आसान और सुगम बनाने के लिए आईएमएफ काम करता है। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंट आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। वो ये है कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बीच में बस एक बहुत बड़ा डिफरेंट ये है कि ये गरीब देशों की सहायता करता है, और ये गरीब देशों की सहायता तो करता ही है, साथ के साथ अमीर देशों की भी सहायता करता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट है जो आपको समझना चाहिए। ओके जी, तो इस तरीके से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक काम करते हैं। अब इन शॉर्ट मैं दोनों के बारे में एक ही बात बोलूँगा कि 1944 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना की गई अनौपचारिक रूप में, और 1945 में दोनों ही देशों की दोनों ही जो है संस्थानों की जो है औपचारिक स्थापना की गई। दोनों का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में है। दोनों ही पूरे विश्व के अंदर वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, नीति निर्धारक तत्वों पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, दोनों ही संस्था जो है वो विश्व के अंदर क्या करते हैं, अपने सदस्य राष्ट्रों को कर्जा मुहैया कराते हैं। फर्क इतना है कि वर्ल्ड बैंक मानवीय पहलू पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, जैसे कि गरीबी हो गई, कृषि हो गई,
रोजगार वगैरह हो गया, रोजगार तो ये भी ध्यान देता है, मगर जनसंख्या जैसी मुद्दों पर ध्यान देता है, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर ध्यान देता है, शहरी विकास की पर ध्यान देता है, जैसे कि रूरल क्षेत्र जो होते हैं यानी ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उसमें कृषि और सिंचाई जैसी संसाधनों को जुटाने में हेल्प करता है। ठीक है, बांध निर्माण करने में हेल्प करता है, यानी कि डैम बनाने के लिए पैसा देता है। इसके साथ साथ जो है शहरी क्षेत्रों में शहरी विकास पर ध्यान देता है, इंडस्ट्रियल व्यवस्था को लागू करने के लिए देशों को पैसा देता है। ठीक है, और क्या करता है ये, और ये उन देशों को जो है जो गरीब देश हैं, बहुत गरीब देश हैं, जो कर्जे से घिरे हुए हैं, उनको ये पैसा देता है ताकि वो कर्जे से मुक्ति हो सके। और साथ के साथ अगर उन देशों की क्षमता वापस से पैसा लौटाने की नहीं है तो ये क्या करता है, उन देशों का कर्जा माफ भी कर देता है। जबकि इस देश के पास यानी IMF के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, अगर आपने इससे पैसा ले लिया तो वो आपको वापस करना ही करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये इसका रूखापन है, और इसके साथ साथ ये भी है कि ये केवल गरीब देशों के लिए काम करता है, जबकि ये गरीब और अमीर दोनों देशों के लिए काम करता है। ठीक है, IMF के पास एक स्पेशल मुद्रा है जो कि 3-4 देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं जिनके द्वारा ये मार्केट में लेन देन करता है। ओके, और इसके उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। ठीक है, इतना हमने जान लिया। अब सबसे खास बात आपको ये बताऊंगा कि जो IMF है उसके बारे में, कि IMF के बारे में आपने आज से पहले भी सुना होगा, अगर आपने चैप्टर नंबर 2 ध्यान से पढ़ा हो, जहां पर हमने बात करी थी सोवियत संघ के विघटन की। तो सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि उस वक्त एक टर्म निकल के आया था शॉक थेरेपी वाला, जिसमें क्या कहा गया कि चोट पहुंचाकर उपचार करने की नीति। और वहां पर क्या हुआ था, वहां पर पूंजीवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए यानी अपनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया था। ठीक है, अब IMF यहाँ पर क्या जताना चाह रहा है, यहाँ पर शॉक थेरेपी को लागू किया, और इस शॉक थेरेपी के द्वारा क्या हुआ था कि सोवियत संघ की जो समाजवादी व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई और पूंजीवादी व्यवस्था को उसने अपनाना शुरू कर दिया। और वहां पर IMF ने क्या किया, IMF ने वित्तीय सहायता भी दी, साथ के साथ तकनीकी सहायता भी दी, और पैसा देने के बाद इसने क्या किया, इसने ये भी डिसाइड किया कि सोवियत संघ को कैसे चलना है, उसको कौन सी विचारधारा अपनानी है, किस तरीके से इसके द्वारा दी गई सहायता का इस्तेमाल करना है। यानी आपको बहुत ही सीधे साधे तरीके से मैं बता दूं, IMF जो है थोड़ा सा रूखापन वाला हिसाब किताब है। ये देशों को पैसा तो देता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी निगाह बनाता है कि आपको उस पैसे को कहाँ खर्च करना है, और ये बिल्कुल पैसों को अपने मन मुताबिक ही खर्च करवाता है, आप ऐसे मान लो। ओके, तो ये था IMF के बारे में। और वर्ल्ड बैंक तो बड़ा सीधा साधा सज्जन सा आदमी है, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग वर्ल्ड बैंक और IMF को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और इसको जब आपको एग्जाम में लिखने के लिए आए तो आप अपने शब्दों में इन चीज़ों को डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।